नमस्कार, मैं जसीम उल हक। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। आज खबरों की पड़ताल में पिछले हफ्ते की उन बड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनू सूद की। 15 सितंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद के मुंबई ऑफिस समेत 6 ठिकानों पर सर्वे किया। आईटी अधिकारियों ने सोनू सूद के अकाउंट बुक से लेकर कमाई और खर्चे जैसे तमाम आर्थिक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही उन संस्थानों की भी जांच की जो सोनू सूद से जुड़े थे। आईटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से यह दावा किया गया था कि सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर तलाशी के बाद 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, 65 करोड़ रुपए की फर्जी लेन देन, 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध विदेशी फंडिंग और जयपुर की एक इंफ्रा फर्म के साथ 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर की लेन देन की जानकारी सामने आई है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बस और रेल सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे संकट की घड़ी में सोनू सूद इन गरीब मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। कोरोना की पहली लहर हो या अभी कुछ महीने पहले गुजरी दूसरी लहर, सोनू सूद हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद की थी। बसों, विशेष ट्रेनों, चार्टर्ड विमानों से लेकर लोगों को घर पहुंचाया था, जिसको हम सब ने देखा था। किर्गिस्तान में फंसे 1500 छात्रों को चार्टर्ड विमान से भारत लाए। मॉस्को में फंसे 101 मेडिकल छात्रों को चार्टर्ड विमान से वापस लाए। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडर का इंतजाम किया। खुद चैरिटी फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करते हैं। संभवन के जरिए गरीब बच्चों को मुफ्त आईएएस की कोचिंग दिलाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है। इस कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों को भविष्य के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने पंजाब के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1500 पीपीई किट का दान किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई का अपना होटल स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए भी दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनके कई वीडियो सामने आए जिनमें वे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी खुद करते दिखे। इसके अलावा उनकी अपील से कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए अच्छी खासी रकम भी जुटाई गई। सोनू सूद के काम को देखकर और उनसे प्रेरित होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के सागुलर मंडल के आदिवासी गांव के युवाओं ने अपने गांव में सड़क निर्माण का फैसला लिया, और वो भी बिना किसी अधिकारी और सरकारी मदद के। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सोनू सूद ने वायरस संक्रमण झेल रहे लोगों को हर संभव मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई। इसके अलावा भी वो लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। जिस समय लोग जिंदगी की भीख मांग रहे थे, हेल्थ सिस्टम और सरकार के फेल्योर की वजह से यहां लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो रही थी, ऐसे हालात में सोनू सूद ने वो सारे काम किए जो सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ताली थाली पिटवाने और दिया जलवाने में व्यस्त थी। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। जहां नफरत और बीजेपी सरकार का दुष्प्रचार फैलाकर कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मिल जाती है, वहीं पत्रकार राना अयूब और सोनू सूद को लॉकडाउन के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों की खुलकर मदद करते हुए पूरे देश ने देखा है। तो एक के खिलाफ FIR होती है तो दूसरे के घर आयकर विभाग का छापा पड़ता है। हालांकि इस न्यू इंडिया का आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सोनू सूद के फैंस ने विरोध किया है। अब इस पूरे मामले में सोनू सूद ने जवाब दिया है। सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वो लिखते हैं, हर बार आपको अपना पक्ष बताने की जरूरत नहीं होती, समय खुद बता देगा। मैंने पूरे दिल और ताकत से भारत के लोगों की सेवा में खुद को समर्पित किया है। मेरे फाउंडेशन का हर रुपया किसी की जान बचाने और किसी जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए इंतजार कर रहा है। कई मौकों पर मैंने ब्रांड्स से मेरी इंडोर्समेंट फीस भी मानवीय कार्यों के लिए डोनेट करने को कहा है ताकि हमारा काम चलता रहे। पिछले 4 दिनों से मैं अपने घर आए कुछ मेहमानों को अटेंड करने में लगा हुआ था, इसलिए आपकी मदद नहीं कर पाया। मैं पूरी विनम्रता से आपकी सेवा में वापस आ गया हूं, जीवन भर के लिए। कर भला हो भला, अंत भला, अंत भले का भला। मेरी यात्रा जारी रहेगी। जय हिंद, सोनू सूद। अब बात करते हैं पंजाब की। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पर जोरदार हमला बोला था।
कैप्टन अमरिंदर सिंह करीब 4.5 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा देने के बाद सिद्धू पर बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी का फैसला है, अगर वे उसे यानी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो इसका विरोध करूंगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं जानता हूं पाकिस्तान के साथ इसके कैसे संबंध है। लंबे समय तक नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच विवाद चल रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करके सबके सूत्र को गलत साबित कर दिया। अब पंजाब में कांग्रेस के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। चन्नी ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत रोपड़ जिले के खरड़ नगर काउंसिल के पार्षद का चुनाव लड़कर की। वह 3 बार वहां पार्षद बने और 1 बार खरड़ नगर काउंसिल अध्यक्ष रहे। पंजाब में कांग्रेस के नए सीएम और सूबे में दलित राजनीति के न्यू फेस चरणजीत सिंह चन्नी एक समय कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान चन्नी ने चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट मनमोहन सिंह का विरोध करते हुए उनके सामने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2017 में चन्नी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री बनाया गया था। वर्ष 2012 से 17 के बीच पंजाब में अकाली भाजपा सरकार के दौरान चन्नी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। चन्नी किसी समय कैप्टन के खासम खासों में शुमार थे, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और चन्नी कैप्टन खेमे से निकलकर सिद्धू कैंप पहुंच गए। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगस्त में हुई बगावत की अगुवाई करने वालों में चन्नी प्रमुख थे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में दलित समुदाय के ऐसे पहले नेता है जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला है। सिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुने जाने से लेकर पंजाब में दलित समुदाय के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने तक चरणजीत सिंह चन्नी का पिछले 2 दशकों में सियासत में लगातार कद बढ़ता गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने बचे हैं, इसलिए कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में दलित चेहरे का ऐलान खासे मायने रखता है, क्योंकि पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 32% है। दोआब क्षेत्र यानी जालंधर, होशियारपुर, SBS नगर और कपूरथला जिले में दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन कर चुके शिरोमणि अकाली दल के ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर दलित वर्ग के किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। भाजपा ने भी दलित सीएम बनाने का वादा किया था। हालांकि इस समय 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन उन्होंने एक भी राज्य में दलित सीएम नहीं बनाया है। इस पर पत्रकार साक्षी जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में ठाकुर सीएम बनाएं तो चलेगा, लेकिन पंजाब में दलित सीएम कैसे बना दी। फोटो के लिए दलित के पैर धोएंगे, लेकिन सीएम बनाने में इतनी तकलीफ है कि इससे पहले देश में कोई और दलित सीएम ही नहीं है। दलित सिर्फ फोटो और वोट के लिए है, क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। यानी विपक्ष करे तो जातिवाद, भाजपा करे तो सोशल इंजीनियरिंग। वह नोएडा मीडिया। अब बात करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया में लोगों की शुभकामनाएं मिली और इस संकट के दौर में भी देश भर में भाजपा और मोदी समर्थक बहुत ही उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया। वहीं पीएम के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर सुबह से ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, सोशल अनएम्प्लॉयमेंट डे, जुमला दिवस और मोदी रोजगार दो जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस, किसान विरोधी दिवस, कोरोना प्रबंधन दिवस, व्यापार बंद दिवस, पूंजीपति पूजन दिवस और ईडी सीबीआई आईडी रेड दिवस के रूप में मनाना उपयुक्त होगा। कई ट्विटर यूजर्स, राजनीतिक दल और छात्रों ने एक साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और मोदी जी वाला ही रास्ता अपनाया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्रोटेस्ट भी ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी बताते हैं, ताली बजाकर, थाली बजाकर, दिया जलाकर। और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है।
सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि पीएम की नीतियों के कारण देश में इतनी भयंकर बेरोजगारी और मंदी आ गई है। लगभग 3 मिलियन लोगों ने इस हैशटैग के साथ 17 सितंबर को ट्वीट किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.7% से अधिक है। जुलाई में देश भर में बेरोजगारी की दर 6.95% थी। अगस्त में बढ़कर 8.32% हो गई। CMIE के आंकड़े बता रहे हैं कि संगठित क्षेत्र के रोजगार खत्म हो रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री की उपलब्धियों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि बीते 7 वर्षों में रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते युवा, शोषित किसान, बंद उद्योग, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ते लोग, महंगाई से जूझती जनता, गैस छोड़कर चूल्हा फूंकती महिलाएं, बड़े सरकारी उपकरणों की बिक्री, भाजपा के सहयोगी संगठन बनी ED, CBI एवं आयकर विभाग और कुछ खास चिर परिचित बड़े पूंजीपतियों के चेहरे ही आंखों के सामने आते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया पर भारत के सुपर पावर बताने की होड़ क्यों मची है। इसलिए ताकि आम लोगों की खस्ता आर्थिक हालत पर चर्चा ना हो। जिस तरह से अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के दिन चले गए, उसी तरह से सुरक्षित बचत के दिन भी चले गए हैं। और ऐसे हालात में आप लोग यानी सारे बेरोजगार ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपनी बात कहने का मौका चुना। यह ठीक नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार फेल होने के बाद भी आप नौजवान कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार फेल होने के बाद भी आप नौजवान कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कोशिश यूपी या बिहार तक सीमित न रहे, बंगाल तक भी जाए और पंजाब तक भी, बिहार तक भी जाए और मध्य प्रदेश तक भी। रोजगार के स्वरूप में व्यापक प्रश्नों को भी शामिल करें। आज कॉलेजों की फीस का हाल देख लें, कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी नौकरी का हाल देख लें। ठेके पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का भविष्य तो पता ही है। इसलिए अपनी लड़ाई का दायरा बड़ा करें। लड़ाई से मेरा मतलब आरती है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने दंगों की चार्जशीट में लिखा था कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। क्या पता लड़ाई लिखने पर कोई धारा लग जाए। इसलिए आप आरती करें, अब वही करने को बचा है। बेरोजगार यह भी समझ लें कि मीडिया में उन्हें बाहर कर दिया है। इसलिए बगैर मीडिया कवरेज के शांतिपूर्ण और शालीन संघर्ष की कामना करें। स्वाभिमान पैदा करें कि बिना मीडिया के वर्षों संघर्ष करेंगे। मोमबत्ती जलाने के बाद न्यूज चैनल न खोलें कि वहां दिखाया जा रहा है या नहीं। न्यूज चैनलों ने जनता का ब्रेन वॉश कर दिया है, मानसिक रूप से बेरोजगार कर दिया है। आप मुख्य धारा के अखबारों और चैनलों पर 1 रुपया खर्च ना करें। खुद देखें कि आप क्यों पढ़ते हैं इन्हें। इनमें खबर नहीं होती है तो असर नहीं होता, क्योंकि दिन रात प्रोपेगेंडा छापकर जनता को चेतना शून्य कर दिया गया है। प्यारे मुल्क के लोकतांत्रिक वातावरण को बर्बाद करने में गोदी मीडिया का अहम योगदान है। इसलिए सिर्फ रोजगार की लड़ाई ना लड़ें, एक पाठक और दर्शक की भी लड़ाई लड़ें। कुछ वेबसाइट हैं, उन्हें और सोशल मीडिया को आप सपोर्ट करें। जो युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मीम के गुलाम हैं, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। एक बात याद रखें कि खुद को बदलना ही पहला आंदोलन होता है और जनता बनने की लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। अब बात करते हैं बंगाल की। 1.5 महीने पहले राजनीति छोड़ने का ऐलान करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता और पश्चिम बंगाल की राजनीति का बीजेपी का अहम चेहरा रहे बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कभी सिंगर रहे, फिर भाजपा में आए, केंद्रीय मंत्री बने और स्टार प्रचारक रहे। बंगाल के नेता बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ज्वाइन कर ली है। खास बात यह है कि बाबुल का यह फैसला उनके राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के करीब 1.5 महीने बाद आया है। 18 सितंबर को उन्होंने TMC ज्वाइन की। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का हाथ थामा। TMC की ओर से बयान जारी कर उनका पार्टी में स्वागत कर लिया गया है। साथ ही TMC का यह भी कहना है कि और भी भाजपा नेता उनके संपर्क में हैं। इसके बाद ही भाजपा ने बंगाल का अपना अध्यक्ष बदल दिया है। बाबुल सुप्रियो पिछले 2 बार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सांसद रहे हैं।
7 जुलाई को जब मोदी सरकार ने 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं द जसीम पर, और कैसा लगा आज का ये शो हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।